ऑलराइट, लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह बिल्कुल बेस लाइन से, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो, चाहे आपको कुछ आइडिया है, चाहे आपको आइडिया नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से हर चीज आपके सामने रखी जाएगी और हर बारीकी के साथ आपको हर चीज बताई जाएगी। तो भाई जो स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है, फटाफट जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कर लें, जिसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है मैं फटाफट इसको जो है वो समझाऊंगा। और जितने एरियाज जो है वो बेसिक एरियाज हैं, आहिस्ते आहिस्ते करके इंशाल्लाह हम ऊपर वाले लेवल तक आएंगे। तो अभी जो भी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको कॉपी कर लें, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं।
चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। काफी कुछ था लिखा हुआ, यकीनन आपको लिखने में टाइम लगा होगा और सबका एंड होने वाला होगा, तो जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको साथ साथ लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। पहले थोड़ी देर सुन लें, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको टाइम मिल जाएगा ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन भी, कि आप थोड़ा बहुत ऐड करके लिख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री is all about measurement of triangles. Trigonometry is all about measurement of triangles. तो trigonometry को अगर हम break करें, trig means triangle, metry means measurement. This means trigonometry is used only for measurement of triangles. जब लफ्ज पढ़े ना trigonometry, तो इस चीज को जहन में बिठा लें कि आपको ट्रायंगल से डील करना है। अच्छा, ट्रायंगल्स कई किस्म के होते हैं, हमें तमाम किस्म के ट्रायंगल्स पता होने चाहिए। तो मैं जनरली जो ट्रायंगल्स की टाइप्स पढ़ाई जाती हैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूं। एक कैटेगरी होती है स्केलिन ट्रायंगल्स, एक कैटेगरी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और एक कैटेगरी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये तीन किस्म के ट्रायंगल्स ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एग्जिस्ट करते हैं। स्केलियन ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? चैट बॉक्स पे अगर आप मुझे बताएं स्केलियन ट्रायंगल्स क्या होते हैं। स्केलियन ट्रायंगल्स वो होते हैं, वेरी गुड दोहा, जबरदस्त, जिसमें तमाम साइड्स या तमाम लेंथ्स डिफरेंट हो। वेरी गुड रिदा, दो पार्टिसिपेशन आई, जबरदस्त जवाब। स्केलियन ट्रायंगल्स वो होते हैं जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट हो। आइसोसेलेस वो हैं जिसमें कोई दो साइड सेम हो। इक्विलेटरल वो जिनके तीनों साइड्स भी सेम और तीनों एंगल्स भी सेम। सही है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल हम पहले से बहुत दफा देख चुके। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी कैटेगरी है? तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाऊंगा। ये जो कैटेगरीज ऑफ ट्रायंगल्स आप पढ़ते हैं ना, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी ब्रॉड कैटेगरीज बना रहा हूं, और उसमें से एक कैटेगरी है राइट एंगल ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल्स जो राइट एंगल्ड हैं, और वो ट्रायंगल्स जो नॉन राइट एंगल्ड हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये दो कैटेगरीज का समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीन कैटेगरीज ट्रायंगल्स की हम पढ़ते हैं वो तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ाई जाती हैं, उनका मतलब हम जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए मैं दो कैटेगरीज डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरी का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल और एक होगा नॉन राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि काफी बातें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं बेसिक से हर बात कवर कर रहा हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में से हम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे फोकस करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी सवाल राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से आएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के हवाले से कोई सवाल एग्जामिनेशन में आएगा, तो आपने दो चीजें सोचनी है। whenever we deal with right angle triangles, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के तमाम कामों के लिए दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक टूल का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और दूसरे टूल का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Whenever we are to deal with the right angle triangles, there are two things that we use. Number one, the Pythagoras theorem, and number two, trigonometric ratios. Pythagoras theorem क्या कहता है? Pythagoras theorem क्या कहता है? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की तस्वीर आपके सामने, जिसमें तीन साइड्स हैं। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है देयर आर 6 मेजरमेंट्स इन अ ट्रायंगल। ये बात हम जानते हैं।
इन 6 मेजरमेंट्स में से कम 3 मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, और तीनों एंगल हो तो फायदा नहीं है, कोई एक ना एक साइड जरूर हो। 6 मेजरमेंट्स ट्राइंगल्स में होती हैं, एटलीस्ट 3 मस्ट बी गिवन, चाहे ट्राइंगल राइट एंगल हो चाहे नॉन राइट एंगल हो। 6 में से 3 मेजरमेंट्स एग्जामिनर जरूर देगा। लेकिन मैंने एक बात लिखी, इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 1 इज ऑलरेडी गिवन। कैसे भाई? तो हम पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, मतलब एक मेजरमेंट पहले से पता है। उसके अलावा बाकी कोई 2 मेजरमेंट्स दी जाएंगी जिसमें एटलीस्ट 1 साइड होनी चाहिए। ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं कि 3 मेजरमेंट्स तो होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 साइड, कम से कम एक लेंथ होनी चाहिए, कम से कम एक साइड की लेंथ होनी चाहिए, तब हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात होगी तो वी आर टू डील विद टू थिंग्स, टू टूल्स, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ लेंथ्स पर फोकस करता है, एंगल्स की बात ही नहीं करता। पाइथागोरस थ्योरम only focuses on lengths, it does not focuses on angles। और मैंने लिखा हुआ है, it is used when 2 sides out of 3 are given and the third is to be found। कोई पूछे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम कब इस्तेमाल हो सकता है, तो आप बोलेंगे जब इस्तेमाल हो सकता है जब 2 साइड्स पता हो और तीसरी निकालनी हो, और वो एंगल्स की बात बिल्कुल नहीं करता। अब मैं आता हूं राइट एंगल ट्रायंगल पे। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया तो एक एंगल 90 डिग्री है। याद रखें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, क्योंकि तमाम एंगल्स में सबसे बड़ा एंगल 90 है। भाई ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है? ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180। तो अगर एक एंगल, वाहिद एंगल 90 हो जाए तो बाकी दो मिला के 90 होते हैं भाई, फिर कोई 90 डिग्री के बराबर एंगल नहीं होता। तो याद रखें हमेशा एंगल के सामने उसकी साइड होती है, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, लिहाजा ये 90 डिग्री लॉन्गेस्ट एंगल कहलाता है, और लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी लॉन्गेस्ट होगी। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है? हाइपोटेन्यूज की होती है, जिसको हम शॉर्ट में एच कह सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम, वैसे जब पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ाया जाता है तो ये एंगल लिखवाया नहीं जाता, सिर्फ साइड्स की बात होती है। क्लास 7-8 में जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता है तो उसमें एंगल्स की बात ही नहीं की जाती, 3 साइड्स बना के दी जाती हैं और एक लॉन्गर साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। बाकी जो 2 साइड्स बचती हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर कह दे, किसी को भी बेस कह दे, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। When we are dealing with Pythagoras theorem तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, परपेंडिकुलर या बेस आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एंगल्स पे फोकस करता है, और कैसे फोकस करता है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि ये एंगल थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई एक एंगल दिया हुआ होता है, तो मैंने कहा एक एंगल दिया हुआ है थीटा। तो अब मुझे साइड्स के नाम पहले डिसाइड करना सीखने। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। थीटा जो है, जो गिवन एंगल है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द गिवन एंगल। जो एग्जामिनर ने एंगल दिया हुआ है, वो गिवन एंगल को इस वक्त मैं जनरल फॉर्म में थीटा कह रहा हूं। जैसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, वैसे थीटा के सामने वाली साइड को ऑपोजिट कहा जाता है। द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल इज नोन एज ऑपोजिट। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। गिवन एंगल के सामने वाली साइड, द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल इज नोन एज ऑपोजिट। और कुछ बच्चे ऑपोजिट को ऑपोजिट के नाम से जानते हैं, कुछ बच्चे परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं। तो हमें दोनों टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। कहीं किताबों में परपेंडिकुलर लिखा होता है, कहीं ऑपोजिट। ऑपोजिट समझना आसान है,
थीटा के सामने जो साइड है वो ऑपोजिट है, लेकिन उस ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये बात हमारे इल्म में होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया ऑपोजिट स्लैश परपेंडिकुलर। फिर थीटा के बराबर वाली साइड जो थीटा के बिल्कुल बराबर में लाई करती है उसको कहते हैं एडजेसेंट। अगर मेरे बराबर में अली रहता हो तो मैं कहूंगा अली लिव्स एडजेसेंट टू माय हाउस। अली का घर मेरे घर के बराबर में है, तो एडजेसेंट का लफ्ज बराबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो थीटा के बराबर वाली साइड उसको एडजेसेंट कहा जाता है, और एडजेसेंट को बेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिए, थीटा के बराबर वाली साइड को एडजेसेंट कहते हैं, बराबर एडजेसेंट, और साथ ही साथ उसको बेस भी कहा जाता है। और थीटा के सामने वाली साइड उसको ऑपोजिट भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? पाइथागोरस थ्योरम जब सवाल आएगा ना, तो आपके सामने सिर्फ 3 लेंथ में से 2 लेंथ दी हुई होंगी और आपको तीसरी निकालनी होगी। अब जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल रख दूं, एंगल हटा देते हैं। अब 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ है और एक है 6 सेंटीमीटर की। एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक 6 सेंटीमीटर कर देते हैं और एक 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, और हमें एग्जामिनर कहता है एसी निकालो। तो एसी निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल्स की कोई बात नहीं हो रही, 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या इसको इस तरह देख लें, परपेंडिकुलर की जगह लिख दें ऑपोजिट, बेस की जगह लिख दें एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। इसका मतलब जहन में कैसे बिठाएं? लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ का स्क्वायर है, वो बाकी 2 लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब मैं दोनों बाकी साइड्स को स्क्वायर करके सम करूं तो वही आंसर आएगा जो लॉन्गेस्ट साइड को स्क्वायर करके आएगा। तो इस रूल के मुताबिक यहां पर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? AC। तो AC निकालनी है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यहां पर लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस, और AC निकालनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो AC स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 8 8 64, 6 6 36, 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 लूंगा तो AC का आंसर आ जाएगा 10। ऑल्दो मैं बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहा हूं इस वक्त, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो हमें बचपन से पता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये होता है कि हर बात हर बच्चे को क्लियर हो, क्योंकि मुझे यकीन है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी सही से आइडिया नहीं है। तो आई हैव टू सी एवरीबॉडी, इसलिए मैं हर चीज बेसिक से बता रहा हूँ। इंशाल्लाह लेवल की चीजें भी आएंगी, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा सब्र, सुन ले, कोई बात नहीं, रिव्यू हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, कोई भी 2 दी हुई हैं, तीसरी निकाल सकते हैं। तो मैंने छोटे से एग्जांपल के थ्रू तीसरी साइड निकाल के बता दी पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। अच्छा, अब हम आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने डील कर लिया, इसको हम कह देते हैं एग्जांपल नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अभी आपसे मैंने एक बात कही, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल्स में डीलिंग करते हैं तो हमारे पास 2 हथियार हैं, 2 टूल्स हैं। एक टूल का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, हमने समझ लिया। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ लेंस को टारगेट करता है, एंगल्स को देखता ही नहीं है। दूसरा टूल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स और लेंस दोनों को डील करते हैं। इट डील्स विद एंगल्स एज वेल एज लेंस। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? तो इसको याद करने के लिए मैंने मेनोमोनिक जो है, जो शॉर्टकट्स हैं, वो याद आपके सामने रखे हैं। कुछ बच्चों की आदत बनाई जाती है स्कूलों में
कि वो ऑपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं और एडजेसेंट को बेस, और कुछ बच्चे ऑपोजिट को ऑपोजिट ही कहते हैं और एडजेसेंट को एडजेसेंट ही कहते हैं। तो जो बच्चा परपेंडिकुलर और बेस की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ है उनके लिए मैंने लिखा है ये वाली चीज। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equals to base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular upon base। और उसको याद किस तरह करवाया जाता है पता है? वो भी आपके सामने रखता हूं। Some people have, SPS का क्या मतलब? Some people have curly brown hair till painted black या till properly brushed, something like that। तो some people have, SPH को याद रखने के लिए ये साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइन कॉस टैन। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद कैसे रखेंगे? सम पीपल हैव। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन हेयर टी, और फिर टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस टिल पेंटेड ब्लैक या टिल प्रॉपर्ली ब्रश्ड। और एक टर्मिनोलॉजी जिसको कहना आसान, जो मैं प्रमोट भी करता समझाता भी हूं, सो का टोआ। सो का टोआ। सो मीन्स साइन थीटा is equals to opposite upon hypotenuse, SOH। So sin theta is opposite upon hypotenuse का, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse टुआ, tan theta is equals to opposite upon adjacent। अगर आप देखें तो क्या हुआ? sin theta में opposite है या परपेंडिकुलर? पहले ही देख चुके हैं ऑपोजिट परपेंडिकुलर तो एक ही चीज है। cos थीटा में एडजेसेंट है या बेस? पहले ही पता चल गया कि ए और बी तो एक ही चीज है। और tan थीटा में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कह लो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक ही बात है, क्योंकि ऑपोजिट परपेंडिकुलर का मतलब होता है और एडजेसेंट और बेस सेम होते। तो जो आपको इनमें से सिंपल लगता है उसको फॉलो करें। मैं ये दोनों बातें इसलिए बताता हूं, मैं एक ही बात बताता हूं, लेकिन मैं दो बातें इसीलिए बताता हूं। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस स्कूल्स में करवाई जाती है कुछ, और किसी की कुछ करवाई जाती है। तो मैं जब पहली दफा बच्चों को सिखाता हूं तो सो का टोआ सिखाता हूं, आसान है याद रखना। सो का टोआ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, बोलना बड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए सो का टोआ जो मेरी पसंद की चीज है, जिसको मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, बार बार मैं परपेंडिकुलर बेस इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई विल बी यूजिंग सो का टोआ। sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse, and tan theta is opposite upon adjacent। किस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना है, ये बात इंशाल्लाह हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं, ताकि हमें बात थोड़ी क्लियर हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं कि हाउ विल वी यूज these trigonometric ratios। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डील करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है एक्यूरेसी गाइडलाइंस। भाई ये एक्यूरेसी गाइडलाइंस बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा। हर क्लास में एक्यूरेसी गाइडलाइंस का तस्करा मैं जरूर करता हूं, क्योंकि इसके बगैर एक स्टूडेंट अधूरा है। अगर एक बच्चे ने एक्यूरेसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो हर सवाल में एक एक मार्क कटता गया और उसके 10-15 नंबर पूरे पेपर में ऐसे ही कट गए। तो भाई एक्यूरेसी मैटर्स, लिखकर बड़ा बड़ा अपने सामने लगा दें, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी, मार्क्स कटेंगे। ए स्टार ए बन सकता है और ए बी, लिहाजा वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी गाइडलाइंस क्या है? एक्यूरेसी गाइडलाइंस अगर किसी सवाल में स्पेसिफाइड है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनर। आई रिपीट, if the accuracy guidelines are specified in a particular question,
then we are bound to follow those particular requirements given by the examiner. Then the general guidelines do not apply. और ये जो accuracy guidelines मैंने आपके सामने लिखी हैं, these are the general guidelines which are given on the cover page of your paper. जो title page होता है, पहला पेज, जिसमें लिखा होता है write candidate number, candidate name, और जो सारी डिटेल्स लिखी जाती है वहां पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. जो लिखा होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, उन इंस्ट्रक्शंस में ये इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं. वो गाइडलाइंस क्या हैं? लेकिन उन गाइडलाइंस में सिर्फ फाइनल आंसर के बारे में लिखा होता है. बस मैं बोल्ड कर देता हूं वो बात जो आपके इंस्ट्रक्शंस में हर पेपर में लिखी होती हैं. एग्जामिनर कहता है गिव नॉन एग्जैक्ट. अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स किन किन चीजों के लिए हैं? उनके लिए है जो नॉन एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं. भाई अगर एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं तो एग्जैक्ट दें. जैसे मेरा आंसर है 23.42. इफ आई गॉट 23.42, तो भाई 23.42 तो एग्जैक्ट है ना, मसला ही नहीं है. तो सर नॉन एग्जैक्ट से क्या मुराद है आपकी? नॉन एग्जैक्ट का मतलब कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो जाए तो जाके डिजिट खत्म हो. 23.411117, कैलकुलेटर की औकात जितनी थी उसने उतने डिजिट्स दिखाए, औकात खत्म हो गई तो डिजिट्स मजीद दिखाई नहीं. तो औकात खत्म होने की वजह से रुकावट आई, वरना तो वो नंबर चलता ही जाता. तो आंसर नॉन एग्जैक्ट है, और अगर रुक जाए तो एग्जैक्ट है. नॉन एग्जैक्ट आंसर को जब राउंड ऑफ किया जाता है तो पूरा आंसर तो लिखा जा नहीं सकता. कब तक चलेंगे? मैथ्स की गिनती तो चलती जाएगी. 23.79125795552347. अरे बस हो गए भाई, थक गए. कैलकुलेटर भी थक गया तो उसने लिमिटेड नंबर्स पे आके राउंड ऑफ कर दिया, तो वो आंसर नॉन एग्जैक्ट हो गया. कैलकुलेटर खुद रुक गया. 23.417 रुक गया कैलकुलेटर. 23.417 रुक गया. एग्जैक्ट आंसर है, कोई टेंशन नहीं, दे दो, एज इट इज दे दो. लेकिन अगर आंसर नॉन एग्जैक्ट है तो फिर राउंड ऑफ करना है. सवाल कितने सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है? तो भाई यहां पर वाजे कर दिया कि नॉन एंगल्स अगर हैं, मैथ्स में एक ही यूनिट एंगल का फॉलो होता है, वो है एंगल इन डिग्रीज, और कोई यूनिट फॉलो नहीं होता. तो हम एंगल इन डिग्रीज की बात करेंगे बस. अगर नॉन एंगल्स हैं, मतलब एंगल के अलावा कोई चीज है, जैसे एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, तो एक्यूरेसी गाइडलाइन जो एग्जामिनर कहता है वो कहता है फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना. भाई फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना. और सीआई की एक बाकायदा स्टूडेंट गाइडलाइन है जिसमें वो कहते हैं वर्किंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होनी चाहिए, तो वो कहते हैं वर्किंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हो, एक एक्यूरेसी ज्यादा पे. लेकिन हमने उस चीज में कुछ एरर आइडेंटिफाई किया, उसमें एक फ्लॉ आइडेंटिफाई किया कि बच्चे जब 4 एसिड में राउंड ऑफ करते हैं तो कुछ मसला ये होता है कि कुछ राउंडिंग ऑफ पहले भी होती है, दोबारा भी होती है, आंसर में गड़बड़ आ जाती है. तो यहां पर टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड हमने एक नई गाइडलाइन बना दी, जो इंशाल्लाह जब सीआई एग्जामिनर से मुलाकात होगी तो उसको भी बताएंगे कि फाइनल आंसर अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है तो वर्किंग एक नहीं बल्कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा पे की जाए तो ज्यादा बेहतर है. गलती के चांस 0. अगर गलती के चांस को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो आप नहीं सोच रहे. सर एग्जामिनर 4 एसएफ कह रहा है, आप 5 एसएफ कह रहे हैं. मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं. क्या गड़बड़ें आती हैं मुझे पता है. उस गड़बड़ को डिस्कस करूंगा, 10 मिनट और निकल जाएंगे. मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट और निकालूं. आपने क्या फॉलो करना है? अच्छा, पेपर 1 जो हम मैथ्स में देखते हैं, ओ लेवल मैथ्स 4024 में जो पेपर 1 देखते हैं, उसमें पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर होता है. यूनिट 1 हम पहले ही करके आ चुके. विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में जब राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन का सवाल आए ना, तो उसमें एक्यूरेसी गाइडलाइंस को वही उसी तरह फॉलो करना है विदाउट कैलकुलेटर में, जिस तरह एग्जामिनर ने सिखाया. एग्जामिनर ने कहा फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दो, तो वर्किंग 3 एसएफ में करना. वहां पर जरूरी है वो काम करना. 4 एसएफ में आंसर मांगा है तो वर्किंग 5 एसएफ में करना, एक एक्यूरेसी ज्यादा भी चलना. जब एस्टिमेशन का टॉपिक आए वो तो 2 नंबर का एक सवाल आता है बस,
उसके अलावा जहां जहां नॉन एग्जैक्ट आंसर्स आए और वर्किंग करनी हो तो वर्किंग अपने फाइनल आंसर से 2 एक्यूरेसी ज्यादा पे करना, ये रिकमेंडेशन है मेरी। तो वर्किंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बातें आपको ओ में नहीं बल्कि ए में भी काम आएंगी, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो वर्किंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करनी है और फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। और एंगल एंड डिग्री के लिए सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल फॉलो नहीं होता, डेसिमल प्लेसेस वाला रूल फॉलो होता है। तो एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस वाले पेज में लिखता है योर एंगल एंड डिग्री शुड बी गिवन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो फाइनल आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो वर्किंग उससे 2 एक्यूरेसी ज्यादा पे 3 डेसिमल प्लेस पे। तो एक्यूरेसी गाइडलाइंस लिख लें फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स पे या कहीं आखिरी में या पहले लिख लें ताकि बार बार नजर से गुजार सकें। अभी सवाल कराऊंगा तो इंशाल्लाह अप्लाई करते हैं। तो यकीनन एक्यूरेसी गाइडलाइंस पे बात करने पे आपको कुछ समझ आ गया होगा कि ये एक्यूरेसी गाइडलाइंस कैसे अप्लाई करनी है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी और एंगल ए दिया हुआ है 60 और एक एंगल दिया हुआ है 90। आपने कहा एग्जामिनर जब राइट एंगल ट्राइंगल देगा तो हमारे पास 2 टूल्स, फौरन घंटी बजेगी, घंटी। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा वी हैव 2 टूल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 टूल्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मजीद शॉर्ट लिस्टिंग, अगर एग्जामिनर ने सिर्फ लेंथ की बात की है तो पाइथागोरस लगेगा। अगर एग्जामिनर ने एंगल को भी इन्वॉल्व किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा और साथ ही साथ पाइथागोरस भी लग सकता है अगर 2 लेंथ्स आ जाए तो। अभी करंट सिनेरियो में हमारे पास एक एंगल है, 3 मेजरमेंट्स होनी चाहिए। एक 90 दिया हुआ है, वो तो हमेशा दिया होता है, एक 60 दिया हुआ है तो 90 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 2 एंगल्स पता है और हमें साइड पता है 10 सेंटीमीटर। 2 लेंस पता होती है ना तो पाइथागोरस लगता। यहां पर एक एंगल एक साइड और एक एंगल ऑलरेडी पता है तो 3 मेजरमेंट्स हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाने से पहले साइड्स के नाम दे दें, सबसे पहले साइड्स के नाम दे दें। 90 के सामने क्या होगी भाई, हाइपोटेनस, लिख दें एच। अच्छा अब एंगल यहां नहीं दिया हुआ, एंगल तो यहां दिया हुआ है, तो जहां भी एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट और उसके बराबर वाली साइड एडजेसेंट। तो ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में नाम लिख दें। ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लगेगा, तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे। जैसे सॉर्ट आउट किया ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे, लिख लें सो का टोआ, फौरन लिख दें। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना निकालना क्या है। एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ ए बी निकालें और एसी भी निकालनी है, लेकिन पहले ए बी पे बात करते हैं। एग्जामिनर कहता है लेंथ ऑफ ए बी निकालें, तो या तो पहले ए बी निकाल लें या पहले एसी निकाल लें, दोनों निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं समझाने के लिए पहले ए बी निकाल रहा हूं। अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा, तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ए कौन सी साइड गिवन है। गिवन साइड है ऑपोजिट, जो गिवन साइड है वो ऑपोजिट है और जो रिक्वायर्ड साइड है वो एडजेसेंट है। तो मुझे बताएं इन तीनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो ओ और ए को कनेक्ट करता है। साइन वाला ओ और एच को कनेक्ट करता है, कॉस वाला ए और एच को कनेक्ट करता है और टेन वाला ओ और ए को कनेक्ट करता है। तो ऑपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालना है, तो ओ और ए को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan। हर स्टूडेंट से आवाज आएगी tan। tan थीटा होता है ना, tan थीटा, तो लिख दें tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा की जगह पे आएगा 60, तो हम कहेंगे tan 60 is equals to opposite which is 10 upon adjacent which is AB।
नाम दे दें या खाली एडजेसेंट लिख दें, या जो एडजेसेंट वाली साइड है उसका नाम लिख दें AB, दोनों कर सकते हैं। अब तो बस एक सिंपल सा सवाल बन गया, आपने AB निकालनी है। AB निकालने के लिए आप 10 को डिवाइड कर देंगे tan 60 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB वहां गया, tan 60 यहां पे आ गया, तो लिखे 10/tan 60, तो आपका आंसर आएगा 10√3/3, जिसको अगर आप डेसिमल के ऑप्शन से कन्वर्ट मारें तो एक नॉन एग्जैक्ट आंसर आएगा 5.77350269 मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें, लेकिन हमें वर्किंग करनी है, हालांकि AB का आंसर देना है हमें, लेकिन एक हैबिट बनानी है, कोई भी आंसर देने से पहले, कोई भी आंसर देने से पहले उसको 5SF में लिखें, फिर जब उसको फाइनल आंसर दें तो 3SF में लिखें। सर ऐसा क्यों? जब हमें AB का आंसर देना था तो डायरेक्ट 3SF कहते ना भाई, डायरेक्ट 3SF लिखते, 5SF क्यों लिखवा रहे, बिला वजह इतना काम करवाते हैं आप। 5SF इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जब अगले पार्ट में ऐसा होता है कि जब एक पार्ट हो जाता है तो उस पार्ट का डायरेक्टली ताल्लुक अगले पार्ट से होता है, तो अगर अगले किसी पार्ट में उस प्रीवियस पार्ट का इस्तेमाल हो तो फिर आपने 3SF वाला वर्जन नहीं लेना, 3SF वाला आंसर इस्तेमाल नहीं करना, वरना आगे वाले सवाल की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर लिखवाता हूं वो इसलिए लिखवाता हूं ताकि जब अगले पार्ट में AB इस्तेमाल हो तो आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला वर्जन इस्तेमाल करें, ना कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो आंसर 3SF देंगे, लेकिन 5SF वर्जन इसलिए लिखेंगे कि अगर आगे इस्तेमाल हुआ तो आप 5SF इस्तेमाल करें, वरना क्या होगा पता है, दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा जब आपको आइडेंटिफाई होगा कि यार ये आगे इस्तेमाल करना है। तो एक हैबिट बनाए, पहले 5SF फिर 3SF, तो 5.7735, AB आ गया 5.7735। तो यहां से अगर मैं आंसर दूं तो AB का आंसर आ जाएगा 3SF में 5.77 सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब 3SF में लिख दें तो एग्जामिनर को भरम भी करा दें, भाई 3SF में आंसर दे रहा हूं, तो 3SF दे दिया। 5SF वाला वर्जन क्यों रखा? ताकि आगे कहीं इस्तेमाल हो तो आप जो है उस 5SF वाले वर्जन को इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब देखते हैं, ए भी हो गया। अब ट्राइंगल का स्टेटस ये है कि आपके पास एडजेसेंट आ चुका है, तो मैं ऐड कर देता हूं डायग्राम में, 5.7735 लिखूंगा, 5.77 नहीं लिखूंगा। अब मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, यानी कि AC। तो AC कैसे निकल सकता है, मुझे पॉसिबल ऑप्शंस बताएं, चैट बॉक्स में पॉसिबल ऑप्शंस बताएं। तो वी हैव 2 पॉसिबल ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, वेरी गुड, मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज दिए, कुछ रिस्पॉन्सेज पहले मेथड को टारगेट कर रहे हैं और कुछ दूसरे को, दोनों मेथड सही हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 लेंथ आ चुकी हैं, तो थर्ड लेंथ निकालने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके जरिए भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो मैं सिर्फ दिमाग खोलने के लिए दोनों मेथड्स आपके सामने रखता हूं। AC निकालने के लिए मेथड नंबर 1, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5.77 नहीं लेंगे, 5.7735 स्क्वायर। अब जो आंसर आएगा उस पर रूट लगा लें, तो आपके पास AC वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी 11.547। 5SF में लिखा, फिर 3SF में कर दें 11.5। और मेथड नंबर 2 क्या होता? मेथड 2 ये होता कि आप
समझें, आपके पास लेट सपोज आप ये समझें आपके पास 5.7735 है ही नहीं, तो 60 के सामने क्या है, ऑपोजिट, और जो निकालना है वो क्या है, हाइपोटेनस। O इज गिवन, H इज टू बी फाउंड। तो O और H को कनेक्ट करने वाली चीज क्या है, सो का टोआ में से कौन सी चीज है, आप बोलेंगे सो, तो सो लगेगा। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थीटा 60 है, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 10 अपॉन हाइपोटेनस विच इज AC। आंसर देखिएगा दोनों मेथड से सेम आना चाहिए, तो AC इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 60। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 11.547, जो कि फिर आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 11.5 सेंटीमीटर। तो किसी भी मेथड के थ्रू आप करते आपका AC आ जाता। मुझे बताएं यहां तक किसी को, नहीं 10 भी सही है, बाकी क्योंकि एडजस्टमेंट आ चुका था तो कॉस भी लग सकता था, 10 तो लग ही नहीं सकता भारल, क्योंकि हाइपोटेनस निकालनी है तो 10 तो लग ही नहीं सकता। मेथड 3 भी हो सकता था कि हम कॉस लगा देते, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि पहले तो खाली ऑपोजिट पता था, अब तो हमारे पास एडजेसेंट भी है। तो अगर हम cos 60 लेते तो cos 60 इज इक्वल टू 5.7735 अपॉन AC, इससे भी हमारा काम हो सकता था। सही है भाई, ये एग्जांपल जो स्क्रीन में ब्लू में ऐड हुआ हुआ है, यकीनन आपने कुछ लिख लिया होगा, नहीं लिखा अगर तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े। एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो मैं और करवाना चाह रहा था, जिसमें सिर्फ एंगल इन्वॉल्व करवाना चाह रहा था। तो एक एग्जांपल 3 बना देता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन। अच्छा, थीटा मुझे निकालना है, एंगल ए मुझे निकालना है, और मुझे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें एंगल हमें दिया हुआ था और एक साइड दी हुई थी, और हमें 3 मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो मेरे पास 90 डिग्री मौजूद एक मेजरमेंट हमेशा होती है, 10 सेंटीमीटर मौजूद, 10 सेंटीमीटर इज आर हाइपोटेनस, और 5 सेंटीमीटर मौजूद विच इज ऑपोजिट। थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट या परपेंडिकुलर होती है, और थीटा के बराबर वाली साइड एडजेसेंट होती है या बेस होती है। तो हम कह रहे हैं एडजेसेंट। तो कुछ बच्चों के जहन में ना एक गड़बड़ होती है, ये BC बेस है, बोलेंगे नहीं भाई BC बेस है, अबे बेस नहीं है यार, बेस वो नहीं होती जो नीचे वाली साइड है। ट्रिग्नोमेट्री के केस में बेस वो होती है जो एंगल के बराबर वाली साइड होती है, एडजेसेंट जो है उसको बेस कहते हैं। तो थीटा के बराबर वाली साइड को एडजेसेंट कहते हैं या उसको बेस कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम कहें तो ABC में हमारे पास BC है और AC है, दो साइड्स है, तीसरी साइड हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी एंगल निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले देखें कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व हो रही है, ऑपोजिट इन्वॉल्व हो रही है और हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो रही है, लिहाजा वी विल बी यूजिंग सो का टोआ में से सो इस्तेमाल करूंगा मैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थीटा मुझे नहीं पता, ऑपोजिट इज 5, हाइपोटेनस इज 10। अब जरा एक्यूरेसी गाइडलाइंस देखें, वी आर फाइंडिंग एंगल, तो एंगल इन डिग्री शुड बी फाउंड करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस।
अच्छा थीटा कैसे निकाला जाए? तो थीटा जब यहां रखेंगे तो साइन को वहां भेजेंगे। कुछ बच्चे अजीब और गरीब ब्लंडर करते हैं, साइन को नीचे डिवाइड कर देते हैं, 5/sin10। अरे भाई साइन ऐसे डिवाइड नहीं होता, साइन जब वहां जाएगा तो साइन इनवर्स होगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। कैलकुलेटर में देखें साइन कॉस टेन के साथ साथ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स भी आपको नजर आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/10। तो थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स 5/10। तो आपका आंसर आ जाएगा 30। खैर ये यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर ही आ गया, तो एंगल की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फॉलो ही नहीं हुई। लेकिन आगे इंशाल्लाह जब सवाल आएंगे तो एंगल एंड डिग्री वगैरह की रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे। तो जनरल बात तो मैंने आपके सामने रख दी। तो शिफ्ट साइन की अगर हम दबाएंगे साइन इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां तक यकीनन सबको क्लियर है? कोई ऐसी मुश्किल चीज तो मैंने पढ़ाई नहीं है कि किसी को मुश्किल लगी हो। एक्यूरेसी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट थी, इस पे हमने बात की। बाकी हमने बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आज अंडरस्टैंड किया है। काफी बच्चों को यकीनन ये चीजें आती थी। अच्छा इरादा था कि मैं क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा और कुछ और बातें भी आपके सामने रखूंगा। अगला टास्क है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, और फिर उसके बाद नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पे आएंगे। तो चीजें बहुत सारी हैं समझाने को, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो है कुछ कमिटमेंट्स हैं, कहीं जाना भी है मुझे, तो क्लास को मजीद में एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को हम 8 बजे शुरू भी करेंगे कोशिश करके, और कोशिश करेंगे उसको 9:30 तक स्ट्रेच भी करेंगे अगर हो सकेगा। जितनी जान होगी उतना काम करेंगे। तो बहरहाल माइंड बनाएं कि आपकी क्लास 1.25 से 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, काम ज्यादा है। तो आज बहुत बेसिक एरिया पे बात की, लेकिन जिनको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की एबीसी नहीं पता थी, ऐसे बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। इस चीज को मैं जानता था, इसीलिए मैंने हर चीज बहुत बेसिक से बताई कि एक ले मैन जो पहली दफा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है उसको भी जो है सब समझ आ जाए। उसी तरह मैंने जो है वो समझाया। अगर कोई बोर हुआ हो तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बोरियत खत्म करेंगे और टेक्निकल बातें बताएंगे। तो यहाँ तक जो है जितना भी मैंने पढ़ाया उसको यकीनन रिकैप करके आप आएंगे, जिसको नहीं आता था, बाकी सबको तो जहन में होगा। आज फिर यहीं तक इंशाल्लाह रखते हैं, बेसिक एरिया तक। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे और क्लास को एक्सटेंड भी करेंगे। तो आज की क्लास इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।